India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की तलब। कहा, याचिकाकर्ता स्थानीय कलेक्टर के पास जा सकते हैं। 22 अप्रैल को है सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे नवाब मलिक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। सीजेआई ने जल्द सुनवाई का दिया आश्वासन। नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले की जांच को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को किया ट्रांसफर। कहा, आरोपी सत्ताधारी दल के रसूखदार नेता का है बेटा। पीड़ित के परिवार के सदस्यों को दी गई है धमकी। आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मिली गिरफ्तारी से राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा। पूछताछ में सहयोग का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि हिमाचल में रविवार को धर्म संसद होनी है और इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि रोक लगाने से पहले हिमाचल सरकार की बात सुननी होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता स्थानीय कलेक्टर के पास जा सकते हैं। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता को स्थानीय कलेक्टर के संपर्क करने की छूट दी है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रविवार को हिमाचल में भी धर्म संसद होने वाला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल के अधिकारियों को मामले के पुराने आदेश की जानकारी दें। कपिल सिब्बल की इस मांग पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि इससे पहले हिमाचल सरकार की बात सुननी होगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्थानीय कलेक्टर के पास जा सकते हैं। साथ ही कहा कि याचिका की कॉपी हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भी दे दी जाए। अगली सुनवाई से पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। कालीचरण दास ने कहा था कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस विवाद के बाद कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया था।
दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री न बने। वक्ता ने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे राकापा नेता नवाब मलिक ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की है। दरअसल हाई कोर्ट ने रिहाई की मांग वाले उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने संबंधित मामले में जल्द ही सुनवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि पीएमएलए कानून 2005 में लागू हुआ था। जिन लेन देन के लिए ईडी इस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है वे 2000 से पहले के हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वे जल्द ही मामले को सूचीबद्ध कर सुनवाई करेगा। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने पीएमएलए कानून का हवाला देते हुए पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कानून 2005 में लागू हुआ। जिन लेन देन के लिए ईडी इस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है वे 2000 या उससे पहले के हैं। चीफ जस्टिस ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले अदालत ने नवाब मलिक को 18 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकापा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी तत्काल रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले और जस्टिस श्रीराम एम मोदक की बेंच ने 15 मार्च को मलिक द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मांगी गई अंतरिम प्रार्थना को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिका के लंबित रहने के दौरान उनकी रिहाई की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। चूंकि कुछ बहस योग्य मुद्दों को उठाया जाता है, इसीलिए उन मुद्दों पर लंबी सुनवाई होनी चाहिए। सौंपे गए आधारों को ध्यान में रखते हुए हम अंतरिम आवेदन में राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। नवाब मलिक को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय मलिक के कुर्ला संपत्ति सौदे की जांच कर रहा है, जहां 1999-2003 में कुर्ला में 3 एकड़ की भूखंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को भुगतान किया गया था। इसने आरोप लगाया कि कुर्ला भूमि मुनीरा प्लम्बर की थी और पारकर ने एक जाली पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से अधिग्रहण किया था, जिसने पारकर के ड्राइवर और अंगरक्षक सलीम पटेल को जमीन बेचने का अधिकार दिया था। ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक के परिवार के सदस्यों की कंपनी सॉलिडिस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मलिक द्वारा हड़पी गई संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपए है। 2014 में पारकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से सख्त रुख इख्तियार करते हुए केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। रसूखदार टीएमसी नेता के बेटे पर गैंगरेप और नाबालिग की मौत का आरोप है और आरोप यह भी है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी से साफ होता है कि पीड़िता के परिजनों को धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति की लगभग 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार और मौत की सीबीआई को स्थानांतरित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि मामले में आरोपी ब्रिजगोपाल गोलैन था, जिसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता का बेटा और गजना ग्राम पंचायत का सदस्य बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि आरोपी सत्ताधारी दल के एक शक्तिशाली नेता का बेटा है और केस डायरी में ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो दर्शाती है कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों को धमकी दी गई है। पीठ ने पाया कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर चूक हुई। तथ्य ये है कि कोई मेडिको लीगल केस रिपोर्ट नहीं थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र ने संदेह पैदा किया कि पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया गया था। आरोप है कि 4 अप्रैल को पीड़िता को गोलैंड की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था, जहां उसके साथ उसके और 4 से 5 अन्य दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसे लगभग 8 बजे बीमार, खड़े होने में असमर्थ, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और शराब की गंध आ रही थी। उसे उसके घर वापस भेज दिया गया था। स्थानीय डॉक्टरों ने उसकी मां के लौटने के तुरंत बाद बेटी बिस्तर पर मृत पाई गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिवार को पीड़िता को निजी या सरकारी अस्पताल में ले जाने से रोका गया और परिणाम स्वरूप उसके निजी अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण लड़की की मृत्यु हो गई। उनका ये भी निवेदन था कि परिवार को धमकाया गया और पुलिस ने अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। एक स्थानीय एनजीओ के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने 5 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज की थी। ये याचिकाकर्ता की चिंता थी कि जांच पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही थी, क्योंकि आरोपी के पिता टीएमसी नेता हैं। उनका कहना था कि प्रदेश की शीर्ष कार्यकारिणी भी इसे प्रेम प्रसंग की वजह से हुई घटना बता रही है, इसलिए लोगों को निष्पक्ष जांच करने के लिए राज्य की पुलिस मशीनरी पर भरोसा नहीं था। राज्य ने कोर्ट को एक केस डायरी सौंपी और कहा कि पुलिस अधिकारी मामले की ठीक से जांच कर रहे हैं। अदालत को सूचित किया गया कि एक गिरफ्तारी की गई है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सीबीआई को 2 मई तक जांच की प्रगति का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों को पीड़ित के परिवार के सदस्यों और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हिजाब पर फैसला देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकाने वाला रहमतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसने अपनी याचिका में कहा कि या तो मेरे खिलाफ दर्ज दोनों केस रद्द हों या बेंगलुरु का केस भी मदुरई ट्रांसफर हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और इस पर जवाब देने के लिए कहा है। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मदुरई का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात का सदस्य कोवई रहमतुल्लाह खुलेआम हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जजों को धमकाता दिखा था। वीडियो में वो कह रहा था कि अगर जजों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या हुई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने जजों को धमकाने के मामले में कार्रवाई करते हुए कोवई रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों आरोपितों पर अलग अलग क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पिछले दिनों आग की घटनाओं पर बुधवार को चिंता जाहिर की और प्रधाकारियों को निर्देश दिया कि वे मामले में रिपोर्ट दायर कर आगे लगने के कारणों और उसे बुझाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में बताएं। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने आदेश में कहा कि हम ईस्ट दिल्ली में स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पिछले दिनों 28 मार्च और 9 अप्रैल को आग की घटनाओं से चिंतित हैं, जिससे भारी मात्रा में धुआं पैदा होने से इलाके में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया। मीडिया में घटना से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम प्रतिवादियों को 3 हफ्तों के भीतर स्टेटस और एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हैं, जिसमें आग लगने की वजहों और उसे बुझाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में बताया जाए। साथ ही ये भी बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने संबंधित रिपोर्ट सीनियर एडवोकेट कैलाश वासुदेव के साथ भी शेयर किए जाने के लिए कहा, जो 2015 में शुरू हुए इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका में हैं। मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। हाई कोर्ट में बुधवार को यह मुद्दा तब उठा जब एक वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उसे वायु प्रदूषण से संबंधित 2015 के मामले में दखल की इजाजत दे, क्योंकि वह गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग की घटना का मुद्दा अदालत के सामने रखना चाहते हैं। बेंच ने गौर किया कि हाई कोर्ट ने मामले में साल 2015 में खुद को से संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। इसके मद्देनजर कोर्ट ने वकील से कहा कि वह उस केस में अमाइकस के जरिए अदालत के सामने आएं या फिर अलग से अपनी याचिका दाखिल कर उसे चुनौती दें।
वहीं कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी देवी देवताओं की मूर्ति को परिसर में उचित स्थान पर रखने की मांग के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार के परिसर में रखी मूर्तियां हटाने पर रोक लगाई है। दरअसल कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी हुई देवी देवताओं की मूर्ति को परिसर में उचित स्थान पर रखने की मांग करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मूर्तियों को हटाए जाने से रोकने का आदेश दिया। देवी देवताओं की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में भगवान गणेश की 2 मूर्तियों के नीचे पड़े होने से करोड़ों की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की बात कही। याचिका में मांग की गई है कि भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा एएसआई को दिए गए सुझाव के मुताबिक नेशनल म्यूजियम में रखने के बजाय परिसर में ही उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस मामले में पहले भी याचिका दाखिल कर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी गौरी, भगवान सूर्य और हनुमान जी समेत 27 मंदिरों के अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन पर पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उस याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। आईएनएस विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ये राहत दी है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें 4 दिन तक पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सोमैया को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर 2 सप्ताह बाद 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने सोमैया को निर्देश दिया कि वे 18 अप्रैल अगले 4 दिन तक मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारी के समक्ष सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ के लिए पेश हों। सोमैया को ये अंतरिम राहत देने के साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि वह उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर 28 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता सोमैया व उनके पुत्र नील सोमैया के खिलाफ 6 अप्रैल को बॉम्बे पुलिस थाने में एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सैन्यकर्मी ने दावा किया है कि किरीट सोमैया ने वर्ष 2013 नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए 57 करोड़ रुपए चंदा जुटाया था। ये राशि आरंभिक योजना के अनुसार राजभवन के कोष में जमा नहीं कराई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमैया को राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप अस्पष्ट न्यूज रिपोर्ट पर आधारित हैं। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से 2013 से 2022 तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया, कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। इन बातों को देखते हुए ये अंतरिम राहत प्रदान करने का उपयुक्त केस है। वहीं आईआईटी मद्रास के 2 प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय के एक पीएचडी उम्मीदवार के यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस जी जयचंद्रन ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे 2006 और 2010 से रसायन विज्ञान विभाग में काम कर रहे हैं और बीटेक, दोहरी डिग्री और एमएससी पढ़ाते हैं। छात्र और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर्स का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता को पहले और दूसरे आरोपी द्वारा वर्षों में कई बार मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने 2020 में संस्थान की आंतरिक समिति को शिकायत दी और आरोपों की विस्तृत जांच की। संस्थान को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन शिकायतकर्ता को नैतिक शांति देने के इरादे से उसे आरोपी के हस्तक्षेप के बिना अपनी थीसिस जारी रखने की अनुमति दी। समिति ने आगे आरोपितों से कहा कि वे वास्तविक शिकायतकर्ता के थीसिस और प्रयोगशाला घंटों के दौरान परिसर में प्रवेश न करें और संस्थान के बाहर डे स्कॉलर के रूप में रहकर अपना काम जारी रखे। समिति ने आरोपियों से केवल उन्हीं प्रयोगशालाओं में जाने को कहा जहां उन्हें काम करने की जरूरत है और शिकायतकर्ता के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि इन सभी आरोपों और सुनवाई में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन अजीब तरह से उन्हें प्राथमिकी में आरोपी के रूप में रखा गया। उनके लिए कोई आपराधिकता नहीं है और उनके नाम केवल पासिंग में शामिल किए गए थे। इस बीच अभियोजन पक्ष ने पहले आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए न्यायमूर्ति टीवी थैमिल सेल्वी के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन दायर किया। आरोपी की आपत्ति के लिए मामला 22 अप्रैल को पोस्ट किया गया था।
और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.